Hello students, today I will discuss effect of temperature on rate of reaction. Rate of reaction का हमने कंसंट्रेशन पर कैसे इफेक्ट होता है इसको हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पर देख लिया. सेकंड, अब हमारी बात होगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. रेट कांस्टेंट भी है. आज हम दोनों की स्टडी करेंगे. मोस्टली जो ये जो लेक्चर है रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, इसमें क्या चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी हमें करनी है. तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन. मोस्टली रिएक्शंस में ये देखा गया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर rate of reaction also increase या rate constant increase. ओके, आज जो हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर की बात करेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन की पावर n. ठीक है, तो ये हमें यहां से निकल के आया कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा. अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के. ओके, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपका कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा. तो आज का जो लेक्चर है बेटा वो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर पर बेस्ड है. तो हम इसकी स्टडी करते हैं. इसके हमारे दो मेथड होंगे. एक अप्रॉक्सीमेट मेथड जो बहुत ही छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होगा. एक एक्यूरेट मेथड है जिस पर हम मोस्टली बोर्ड में सवाल उसी से आता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉल मेथड की बात करते हैं. उसको थोड़ी बहुत एक न्यूमेरिकल करके उसको भी समझ लेंगे. तो फर्स्ट वन है हमारा स्मॉल मेथड, जिसको हम बोलते हैं अप्रॉक्स डिपेंडेंसी K on T. ओके, अब इसमें क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जनरली on 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction या हम रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, नियरली डबल्स. ओके, अब यहाँ नियरली वर्ड लग गया तो ये चीज बेटा अप्रोक्सीमेशन में आ गई कि नियरली डबल है. हो सकता हो 2.5 हो, 2.57 हो सकता हो 3 गुना है, 2 गुना है. तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टर्म आया टेम्परेचर कोएफिशिएंट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन टू रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर. मान लीजिए रेट कांस्टेंट के, इस पर आपका जो टेम्परेचर था वो T डिग्री सेल्सियस है. अब आपने क्या करा, उसको राइज कितना किया 10 डिग्री, तो कितना हो गया T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया. अब मान लीजिए T डिग्री पर इसका जो रेट कांस्टेंट था मान लीजिए 2 है, तो इसका नेक्स्ट 10 डिग्री इंक्रीज करने पर कितना हो जाएगा कांस्टेंट 4, तो नियरली डबल हो गया. ठीक है, तो मोस्टली बुक्स में ये देखा गया है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है. ठीक है, तो अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरीके से इसको मेथड को हमें यूज करना है. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए, क्वेश्चन 1, ए पार्टिकुलर रिएक्शन इफ temperature coefficient is 2. टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है. इफ rate of reaction
at 20 डिग्री सेल्सियस is x. तो फाइंड द रेट एट 60 डिग्री सेल्सियस पर बताइए। ओके, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें खुद देखिए। हमें अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ऑन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाता है। अब आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है। ओके, अब पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम टेम्परेचर को नोट करेंगे, कितना दिया हुआ है 20, डबल कितना किया 10 डिग्री राइज किया 30 हो गया, फिर 10 डिग्री राइज किया कितना हुआ 40 हो गया, और 50 एंड 10 डिग्री अगेन हमने राइज किया कितना हो गया 60 हो गया। अब यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर x दिया हुआ है। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 2, इट मीन्स डबल होगा। तो x का कितना हो गया ये 2x हो गया, नेक्स्ट 4x, नेक्स्ट 8x, जस्ट डबल हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको डबल करके निकाल सकते हैं। ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल। तो इस तरीके से टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू देने पर आप उसको किसी भी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 दिया होगा, ठीक है, और 3 पर उसका x दिया होता तो कितना करते 3x, फिर 9x, फिर 27x, तो वो तिगुना होता चला जाता। तो ये स्मॉल मेथड है। नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे जो आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक्यूरेट डिपेंडेंसी। जिसमें मैं आरएमएस इक्वेशन को देखूं। आरएमएस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। k इज इक्वल टू a e माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आपकी आरएमएस इक्वेशन है। आज हमें इसी की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर k क्या है, k है रेट कांस्टेंट, a क्या है आरएमएस कांस्टेंट, या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, और e क्या है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई ए इट इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ठीक है, इसमें आज हमें बात करेंगे टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट की। तो आरएमएस इक्वेशन को समझने के लिए हमें कोलिजन थ्योरी पर जाना होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की। अब कोलिजन थ्योरी है क्या? कोलिजन थ्योरी ये है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो प्रोडक्ट बनाती है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारे कोलिजन होते हैं, वो कोलाइड करते हैं और कोलिजन होता है। तो कोलिजन में क्या होता है कि सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है ना। इफेक्टिव कोलिजन जो होते हैं वही आपका प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोलिजन क्या होते हैं, ऑल कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते मॉलिक्यूल्स के। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक रिएक्शन दी H2 प्लस I2, ये रिएक्शन बनी है आपकी ट्वाइस HI। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन के ये एटम है, ये I2 है, ये भी मॉलिक्यूल है, और ये आपका प्रोडक्ट बना है। मान लीजिए इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं। जब कोलिजन हुआ तो ऐसे हुआ, जहाँ क्या हुआ ये इससे टकराया, ये इससे टकराया। ओके, तो आपका क्या बन गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ये चेंज हो गई। नेक्स्ट कोलिजन हुआ, हो सकता है H उस टाइम पर ऐसा हो, तो इनका तो कोलिजन हो गया, पर ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, ये कोलिजन किसी काम का नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कोलिजन होते हैं जो आपके बेकार चले जाते हैं, वेस्ट चले जाते हैं। तो कोलिजन वही काम का है जो आपका हेड ऑन कोलिजन होगा। हेड ऑन कोलिजन होगा, इट मीन्स जब ये
इफेक्टिव हो और साइमल्टेनियसली हो, उनका एक एक्सिस हो, उनका एक एंगल हो, उस एंगल पर जब ये आपस में कोलाइड करेंगे जब ही आपका प्रोडक्ट बन पाएगा। ये तो था आपका कोलिजन थ्योरी का थोड़ा सा बेसिक। अब हम बात करते हैं इसमें एनर्जी की, ठीक है ना। अब एनर्जी बैरियर, ठीक है। एनर्जी बैरियर क्या है कि हर मॉलिक्यूल की अपनी कोई एनर्जी होती है, तो एनर्जी को हम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करते हैं, एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहाँ से उसको ये आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गई। ये आपका ये पॉइंट है जहाँ पर रिएक्टेंट को जाने पर ही वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। कोलिजन हुए, बहुत सारे कोलिजन हुए जो वेस्ट भी चले गए और कुछ कोलिजन ऐसे हुए जो इस बैरियर को क्रॉस कर गए। तो मान लीजिए रिएक्टेंट की उस टाइम पर एनर्जी क्या है 10 जूल है और उसको यहाँ तक पहुँचने में 50 जूल एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, अब 10 जूल तो इसके पास है और यहाँ पर पहुँचने के लिए 40 जूल एनर्जी की उसको ज़रूरत है। ये जो बची हुई एनर्जी है इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब इसको 40 जूल एनर्जी मिल जाए तो ये इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये जो पूरी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ओके, और ये जो जितनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बैरियर क्रॉस करने के लिए एनर्जी लेनी है उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे निकाल सकते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। थ्रेशहोल्ड टोटल एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को आप माइनस कर दीजिए और आपके पास क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो हर मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है और उसको बैरियर क्रॉस करने के लिए कुछ एनर्जी दाएं बाएं से लेनी होती है। वो एनर्जी उसको मिल जाए तो वो क्या होगा, उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ये ग्राफ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों ही इक्वेशन के लिए वैलिड है। नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक ग्राफ आया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के बिटवीन। यही आज का ग्राफ है जो आरएमएस इक्वेशन में आपको समझने में हेल्प करेगा। मान लीजिए कि कुछ एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की और वो एक टेम्परेचर है एट टेम्परेचर T। इस टेम्परेचर पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने देखे, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये इतनी है, कुछ मॉलिक्यूल्स की ये इतनी है। ये एनर्जी है यहाँ पर, मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो इस तरीके से ये जो एनर्जी है आपकी, ये यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इस तरीके से एनर्जी है। कुछ एनर्जी आपकी क्या है, ये आप बची हुई एनर्जी जिसे हम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन बैरियर भी कह सकते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ, तो इसका एरिया क्या होगा, पूरा 1 आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 0.1, 0.2, यहाँ पर क्या हो गया 0.5, 0.1। इस तरीके से यहाँ फ्रैक्शन जो भी होगा मॉलिक्यूल्स का, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 आना चाहिए। अब मोस्ट प्रोबेबली देखा गया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी है, पर वो एनर्जी किसी काम की नहीं है। जब एनर्जी इतनी सारी है तो वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट बनाने में वही मॉलिक्यूल सक्सेस होंगे जो इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं और बाकी कोलिजन सारे बेकार हो गए। तो ये जो छोटा सा जो एरिया बताया गया वो ये बताया गया कि एनर्जी तो चाहे कितनी भी हो, पर मान लो उसके पास 25 जूल है, पर यहाँ तक वही मॉलिक्यूल्स पहुँचे हैं जो इस बैरियर को क्रॉस कर गए हैं। इट मीन्स उनके पास 50 जूल एनर्जी आ चुकी। दाएं बाएं से लेकर उन्होंने 50 जूल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लेकर वो इस बैरियर को क्रॉस कर गए। मान लीजिए आपने टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने पर क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एरिया बढ़ गया। मान लीजिए कोई टेम्परेचर
ये था T1, ये T2 है। तो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपके, ये एरिया आपका देखिए ये बढ़ गया। ओके, तो जितनी आप ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने पर क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने पर ये फ्रैक्शन का मॉलिक्यूल, ये जो एरिया है ये आपका इंक्रीज हो गया। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसमें देखा गया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E माइनस EA अपॉन RT। ये जो टर्म है ये जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूल के पास, उसका रेट ऑफ रिएक्शन या आपका K, इसको रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, K के बराबर, वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये इसको हटाइए, ये कांस्टेंट लाइए, E माइनस EA अपॉन RT। तो बेटा ये यहाँ से आरएमएस इक्वेशन आई, ये क्या है, ये वो एनर्जी है जो बैरियर को क्रॉस करके मॉलिक्यूल्स के पास आई और ये मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना सकते हैं, रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये है आपका आरएमएस इक्वेशन। ये टर्म जितना बड़ा होगा रेट कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस टर्म पर डिपेंड करती है आपका रेट कांस्टेंट। अगर हम इसमें ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ देखने पर ग्राफ भी इसका देखिए आप, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका टेम्परेचर, तो रेट एंड टेम्परेचर। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैक्टर है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। वैसे अगर हम देखें तो इस तरीके से ग्राफ आता है K और T रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का, पर ये e की पावर एक्सपोनेंशियल फैक्टर में दिया हुआ है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आरएमएस इक्वेशन को लॉग लेके, यही आपकी आरएमएस इक्वेशन थी, किस पर डिपेंड करती है, कोलिजन पर। ओके, हमारी इक्वेशन क्या आई थी, K इज इक्वल टू A E माइनस EA अपॉन RT, ये आपकी आरएमएस इक्वेशन आई। अब इसका लॉग लीजिए, नेचुरल लॉग ln A E माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, ln A, इसको आगे ले आइए, माइनस EA अपॉन RT ln E। ठीक, अब ये क्या है, ln E आप जानते हैं, इसको हम लॉग बेस E भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको हम क्या लिखते हैं, लॉग बेस E K इज इक्वल टू लॉग बेस E A माइनस EA अपॉन RT लॉग बेस E A। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये तो 1 हो गई। आपके पास जो आया फॉर्मूला वो क्या आया, लॉग बेस E K लॉग बेस E A माइनस EA अपॉन RT। अब इसमें देखिए ये इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही, ये क्या है y, ये mx और ये c टर्म, ओके, ये n है, ये t आपका x। अगर आप इसमें ग्राफ देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करिए, लॉग बेस E K और 1 अपॉन t के वर्सेस ग्राफ अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, माइनस है, ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। और आप इसकी कोई स्लोप भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, तो थीटा देने पर स्लोप क्या आ गई, tan थीटा। अब ये देखिए, ये C है, तो y इंटरसेप्ट, ये क्या आया, लॉग बेस E A आ गया, और tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया, ये t 1 अपॉन टी, तो ये रहा x, और माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन RT। अगर आपको थीटा की वैल्यू दे दी जाए कि 30 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है, तो इजीली आप उसकी वैल्यू रखकर ये एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू 8.314 आपको पता ही है, सॉरी T नहीं आएगा यहाँ। ठीक, तो आप यहाँ से स्लोप भी निकाल सकते हैं।
तो ये था आपका ग्राफ, और ग्राफ से भी न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं। अब आप इसी को टेम्परेचर इंक्रीज करने पर T1 और T2 के बेस पर दो अलग अलग इक्वेशन बनाकर T1 और T2 के उस पर बिहाव पर भी इसको फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका था आर्हेनियस इक्वेशन का। और इसके बाद हम डिफरेंट टेम्परेचर पर आर्हेनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। आपका जो इक्वेशन है क्या है, लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, तो लॉग बेस ई, इसको सबसे पहले हम लॉग बेस 10 में चेंज कर लें। तो लॉग बेस 10 में चेंज कर दें तो 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, अब डिवाइडेड बाई 2.303 कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ओके, अब आपके पास मान लीजिए डिफरेंट टेम्परेचर है T2 एंड T1। डिफरेंट टेम्परेचर पर आप इसको किस तरीके से फॉर्मूले को बनाएंगे। डिफरेंट टेम्परेचर T2 पर कितना है K2 और T1 पर कितना है K1 रेट कांस्टेंट। ओके, तो T2 एंड T1 के लिए आप T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसको आप दो इक्वेशन में देख लीजिए। T1 एंड T2 इस तरीके से दो इक्वेशन बनेगी। एक बनेगी log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी log K2 log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम, log K2 अपॉन K1, log A से log A कैंसिल, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो log A से log A कैंसिल, ई ए और अपॉन 2.303 आर, ये आपने कॉमन ले लिया, T1 इंटू T2 और T2 माइनस T1। तो इस तरीके से इस ग्राफ को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि आपको डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कांस्टेंट अगर आरएमएस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़े तो आप किस तरीके से उसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर लगा सकते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू आपको पता ही है, और ये आपको गैस कांस्टेंट रेट कांस्टेंट आपको निकालने हो या दिए हुए हो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।